नमस्ते दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है अनीश और मेरे साथ बैठे हैं आज डॉक्टर युवराज। हम इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है क्रिटिसाइजिंग पब्लिक फिगर्स। हमने ये सीरीज क्यों स्टार्ट करी है, क्योंकि जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर में एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं या ज्ञान देते हैं, उनका जो प्रभाव पड़ रहा है यूथ पे और पब्लिक पे वो नेगेटिव है और मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर रहे हैं वो कई जगह। तो जो पहली आज हमारी पब्लिक फिगर रहेगी उनका नाम है डॉक्टर विकास द्विवेदी। इन्होंने एक सीरीज बनाई थी अपने चैनल पे फिलॉसफी की, जिसमें पहला एपिसोड का नाम था व्हाट इज फिलॉसफी, सेकंड का नाम था फ्रॉम वेदास टू ओशो, एंड देन थर्ड का नाम था व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, सर्च फॉर द। तो पहला तो उसमें यही पॉइंट उन्होंने गलत बोला, और जस्ट नॉट फिलॉसफी। हाँ, उन्होंने मतलब जस्ट नॉट सीरीज वो वैसे भी रैंडमली भी बोल देते हैं ऐसे। कभी भी कोई और सेशन चल रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कुछ और क्लास चल रही है जो अवेलेबल है दृष्टि आईएएस पे, तो वो इंसेप्ट कर जाती है। वो बातें गलत होती हैं लेकिन वो इंसेप्ट कर जाती है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो उसके सारा मिलके हम सारी क्लिप्स को उठा के और फिर उनके हिसाब से क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मेनली उस सीरीज के होंगे सारे क्रिटिसिज्म्स। हाँ, इस वीडियो में मेनली उन सीरीज के हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है, इमोशन। जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये बकवास है। यहाँ जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोल रहे हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहाँ नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहाँ आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलना कि मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज़्यादा, राइट में इमोशन ज़्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज़्यादा हैं तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज़्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है, और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना है, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो करता ही रहेगा। इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं। पहला तो उन्होंने यही बात बोली, जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है वो ये है कि कॉन्शियसनेस इज लोकलाइज्ड इन ब्रेन। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकलाइज्ड इन ब्रेन एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब उन्होंने ये बोला कि चेतना जो है हमारी मस्तिष्क में स्थापित है या मस्तिष्क में ही केंद्रित है, या मस्तिष्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। किसी का ऐसा व्यू भी होता है, मे बी ही हैज अ व्यू ऑफ इमर्जेंट व्यू, क्योंकि 2 टाइप के व्यूज होते हैं, एक इमर्जेंट और एक फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म में ऐसा माना जाता है, या फिर जिन्होंने जाना है ऐसा उन्होंने बोला है कि ये सबसे आधारभूत चीज है, जैसे चेतना हो गई। जो चेतना की सच्चाई को जानते हैं वो बोलते हैं कि चेतना सबसे आधारभूत चीज है। लेकिन जो पदार्थ की सच्चाई को जानते हैं या फिर जिनको सिर्फ पदार्थ के हिसाब से दुनिया दिख रही है, पदार्थवादी जो लोग हैं, वो बोलते हैं पदार्थ इज द फंडामेंटल ब्लॉक। तो ये तो फंडामेंटलिज्म वाले हो गए। और जो दूसरे वाले लोग हो गए वो होते हैं इमर्जेंट लोग। इमर्जेंट का अर्थ होता है कि छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बन जाना। घर पे आप लेके आए हो सब्जी टमाटर वो, लेकिन एक लास्ट में एक डिश बन जाती है छोटे छोटे इंग्रेडिएंट से। तो किसी का मानना है ऐसा कि चेतना जो है वो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स से मिल के बाद में बनती है, जैसे चारवाक फिलॉसफी हो गई। और वेस्ट में तो ऐसा ही माना जाता है कि कॉन्शियसनेस इज इमर्जेंट ज्यादातर। और फंडामेंटल वाले ऐसे बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज नॉट इमर्जेंट, तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है नेचर के। तो इनका ये मानना है कि जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे ब्रेन में सेंटर्ड है, लोकलाइज्ड है। या तो ये मानते हैं कि हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस हो रही है वो वाया मैटर, या फिर अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही है और बस है तो सिर्फ वो ब्रेन में ही लोकलाइज्ड है। अच्छा, हाँ, इट इज नॉट फेल्ट एनीवेयर, इट डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द ब्रेन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन। अच्छा, सो ही सेड दिस। और ये क्लेम करना बहुत ज्यादा गलत बात है। हाँ,
जो इंसान पहली बात तो खोज नहीं करता कि चैतन्य क्या होता है, धार्मिकता के उस पे वो कैसे बोल सकता है कि चैतन्य क्या होता है। दूसरी बात की जो धर्म को जानता नहीं है और जिसने अनुभव नहीं करा धर्म का, वो धर्म पे भी कैसे बोल रहा है, क्योंकि चेतना पे बोलना धर्म पे बोलना होता है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिंक है उसका। और फिर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बच्चों पे बहुत गलत पड़ता है, क्योंकि कोई इंसान अगर मान लिया कि मेरी कॉन्शियसनेस बस मेरे ब्रेन में लोकलाइज्ड है, तो उसकी कॉन्शियसनेस ट्रैप हो गई उसके कंसेप्शन में, उसके आइडिया में, उसकी इमेजिनेशन में, उसकी कॉन्शियसनेस ट्रैप हो गई उसके ब्रेन के साथ। तो वो बोलेगा कि अच्छा मैं बस यही हूँ। हाँ, और ये एक्चुअली में जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और फिलोसफर्स होते हैं ना, उनका ऐसा होता है कि वो सोचते हैं ऐसा कि यहाँ पे ट्रैप है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी सोचते ही आए हैं, तो उनको लगता है यही है जो भी है। और ये बस अब एक सिर्फ डिबेटफुल चीज नहीं है, ये एक्चुअली में प्रूवन चीज भी है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन में लोकलाइज्ड नहीं है। एंटोन नाम करके, वी विल प्रोवाइड द लिंक, उसमें उन्होंने बताया था 1990s में कि हार्ट के पास 90,000 या 40,000 न्यूरॉन्स का कुछ एक कलेक्टिव वो मिला था, ग्रुप मिला था, जिसमें उनकी जो फंक्शनिंग है वो एकदम इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है देन द ब्रेन। अच्छा। एंड इट हैज सिमिलर पैटर्न्स इन द ब्रेन, जो ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉन्शियसनेस और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेंबलिंग कॉन्शियस एक्टिविटी। तो इन दैट सेंस it's already proven in science, in decades of 90s, that consciousness is just not localized to your brain. Plus there are other theories as well which are debateful in a sense, जैसे रोजर पेनरोज है, डेविड चामर्स है, इनकी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो इनका कॉन्शियसनेस को लेके अलग ही मॉडल चल रहा है कि कॉन्शियसनेस कुछ और होती है। रोजर पेनरोज बोल रहा है, और वाया हिज एक्सपेरिमेंट्स जो वो अभी प्रपोज भी कर रहा है अपनी थ्योरी के थ्रू, और उसको 20 साल हो गए और एक्सपेरिमेंट सब प्रूव भी हो रहे हैं टाइम के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए थी उसके प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि कॉन्शियसनेस, मतलब उनका ये क्लेम है कि जो कॉन्शियसनेस है वो परम तत्व है यूनिवर्स का। हाँ, तो जानवर भी कॉन्शियस है, होल नेचर इज कॉन्शियस एट सम लेवल, but humans seems to be much more conscious because of some kind of orchestration. मतलब उनकी जो कॉन्शियसनेस है और जो मेमोरी का उनका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है ह्यूमंस में, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और आर्कीटाइपल है, मतलब बहुत ज्यादा डिजाइंड वे में है, वो एग्जिस्ट कर रहा है ब्रेन में। माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम करके एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। तो उसके हिसाब से एक रोजर पेनरोज की भी थ्योरी चल रही है कि कॉन्शियसनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स इन अ वे, कि अगर कॉन्शियस वेव फंक्शन जब कोलैप्स होता है तो कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस हो रही है। तो कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकलाइज्ड टू योर ब्रेन एट ऑल। कॉन्शियसनेस का कोई सेंटर ही नहीं है, कॉन्शियसनेस का कोई फिजिकल सेंटर नहीं है। वो अदृश्य चीज है, निराकार चीज है, उसका कोई सेंटर कैसे हो सकता है। और जो लोग फिर यूं कहते हैं कि इमर्जेंट है कॉन्शियसनेस, उसके भी एकदम वैलिड क्रिटिसिज्म्स हैं, बट आप एटलीस्ट ये तो मत बोलो कि ब्रेन में कॉन्शियसनेस सेंटर्ड है, क्योंकि वो इंसान बेचारा फिर वैसी ही जिंदगी जिएगा, ट्रैप्ड जिंदगी जिएगा अपने, उसे लगेगा सब कुछ ब्रेन ही है, सब कुछ इंटेलेक्ट ही है। देयर आर नो अदर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सो बट पीपल हैव शोन दैट हार्ट, especially western scientists या neurologists have shown that heart is also active in producing consciousness, or at least having some kind of consciousness. सेम चीज अपना इसमें नेवल में भी बताते हैं ताओइज्म वाले लोग, और आप एक्सपीरियंस करोगे तो वो एक्चुअली में होता है बेली में। तो ये अलग अलग वेज ऑफ वो हैं, बट इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड विद दिस बॉडी देन यू आर नॉट एबल टू सी द रियलिटी। और जो आपको पता चल रहा है आप वही बोल दोगे, या आपको जो पढ़ाया गया है या फिर जो जितना भी आपने सुना है आप वही बोल दोगे। तो फर्स्ट पॉइंट वाज दिस कि दैट उन्होंने बोला था कॉन्शियसनेस इज
localized, and it is not, and it's completely invalid argument. और ये एक्चुअली में गलत प्रभाव डाल रहा है बच्चों पे, जो बच्चे सुनते हैं. हेलो सर, मेरा नाम रवि है. सर, अभी आपने ज्ञान मीमांसा पढ़ाया था, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है. क्या? जैसे आपने इल्यूजन और साइंस को इसमें दो चीज़ें बताई थी, तो मेरा सवाल ये है, जैसे हमें इल्यूजन हुआ कि वहाँ पर हमारा फ्रेंड खड़ा है, तो वो हमारे पास आया, हम उसके पास गए, क्लियर हो गया वो हमारा दोस्त है या नहीं है. और अगर पास गए ही नहीं तो क्लियर होगा ही नहीं, क्लियर नहीं होगा सर. जिंदगी में भी क्लियर नहीं होगा. हाँ, बट और सर, आप हो सकता है कि नफरत करें कि एक दिन सामने से देखा, इसने बात नहीं की मुझसे. हाँ. जिंदगी भर आप नफरत करते रहे, जबकि वो था ही नहीं उस दिन. हाँ. ये भी तो हो सकता है. हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, लेकिन जो चीज़ हमें इल्यूजन के थ्रू दिखाई दे रही है, सामने है, हम वहाँ पर गए, फिर भी वो चीज़ नहीं है, जैसे कि मरीचिका. ये हेलुसिनेशन है. हेलुसिनेशन का मतलब है जहां कुछ भी नहीं है वहां एक्स दिख रहा है आपको, और इल्यूजन का मतलब है कि एक्स के बदले वाई दिख रहा है. बट सर, वो साइंस के अगर फैक्टर से देखें तो वो चीज़ है. ठीक है, साइंस उसकी व्याख्या कर देता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हेलुसिनेशन तो हो ही रहना. उसके बाद भी एक रेगिस्तान में लंबी सड़क पर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पानी ही पानी हर जगह दिख रहा है और पानी है ही नहीं कहीं. हेलुसिनेशन तो है ही. साइंस ने उसकी व्याख्या कर दी, ये अच्छी बात है. ठीक है. तो अभी जो हमने एक वीडियो देखी, इसमें एक स्टूडेंट ने इनसे एक सवाल पूछा कि जो मिराज है वो हेलुसिनेशन है या इल्यूजन है. तो इन्होंने क्लेम करा, और बड़े कॉन्फिडेंटली क्लेम करा कि ये हेलुसिनेशन होता है. तो क्या लगता है आपको, मिराज को हेलुसिनेशन बोलना सही है? मिराज हेलुसिनेशन नहीं है, मिराज एक्चुअली में इल्यूजन है. अच्छा. और ये गलत है क्लेम करना कि मिराज हेलुसिनेशन है. मैंने देखा था, गलत रिस्पॉन्स है. क्योंकि क्या होता है, हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा. हेलुसिनेशन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है. हेलुसिनेशन का अर्थ होता है कि आपको कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, मतलब इंद्रियों से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. ठीक है, आपकी आंख भी बंद है, कान भी बंद है, आपके सब कुछ बंद है, फिर भी आपके अंदर जो एक कुछ डेटा स्टोर था एक टाइम पे, मेमोरी का, उससे कुछ नया बन के आ रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपको अब दिख रहा है वो है. या फिर आपको एक ऐसी आवाज सुन रही है जो है कि है ही नहीं, जिसका कोई सेंस नहीं है, सेंसरी वो नहीं है, सोर्स नहीं है. अच्छा. तो वो हेलुसिनेशन होता है. मतलब जैसे कुछ केसेस हैं, मैं बता सकता हूँ हेलुसिनेशन के, कि उसमें क्या होता है, लोगों को रियलिटी में कुछ लोग दिखेंगे अपने आसपास जो किसी और को नहीं दिख रहे, बस उनको ही दिख रहे. जॉन नैश नाम करके एक बंदा था, उसकी एक मूवी भी है, द ब्यूटीफुल माइंड. हाँ, उसमें स्किज़ोफ्रेनिया और रखा है. तो स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन में हेलुसिनेशन होते हैं कि आपको एक सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. वो तीनों इंसान जो हैं वो एक्चुअली में उसके ब्रेन में क्रिएट हो रहे हैं और वो बाहर नहीं है. ये होता है हेलुसिनेशन. और मृग तृष्णा एक्चुअली में बाहर है. मिराज जो है वो एक्चुअली में बाहर है, वो हेलुसिनेशन नहीं है, इल्यूजन है. क्योंकि वो फिजिकल फिनोमिनन है, और फिजिकल फिनोमिनन की वजह से एक भ्रम क्रिएट हो रहा है कि वहां पानी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, और उसकी एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन है. हेलुसिनेशन की कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन द सेंस कि फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन इट. मेंटल होती है वो मेंटल एक्सप्लेनेशन है, साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेनेशन है, बायोलॉजिस्ट एक्सप्लेनेशन है. और फिजिक्स एक्सप्लेन कर देती है जितने भी फिजिकल फिनोमिनन्स है या फिर फिजिकल इल्यूजन्स हैं उनको, इसलिए उनको इल्यूजन्स ही कहा जाता है. उनमें और हेलुसिनेशन में ये डिफरेंस है कि हेलुसिनेशन का कोई भी सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं होता, और हेलुसिनेशन सब्जेक्टिव भी होती है, और सब्जेक्टिव भी होता है. और जो मिराज है वो सबको ही दिखेगा, वो सबको दिखेगा, कोई भी वहां से गुजरेगा तो उसको दिखेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस. जिसके सेंसेस हमारे जैसे हैं, हाँ, सबके प्रतीत होगा, प्रतीत होगा, दिखेगा अगर सेम डिस्टेंस पे है वो. क्योंकि और उसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है तो वो बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ, और वो इतना ज्यादा बेंड हो जाती है, क्रिटिकल एंगल पे हिट कर जाती है. क्रिटिकल एंगल पे हिट करते ही वो पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, तो रिफ्लेक्ट हो गई तो उसे बोल देते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मीडियम के अंदर ही लाइट
रिफ्लेक्ट होगी विदाउट एनी अलग से आपका कुछ वो, विदाउट एनी मिरर काइंड ऑफ थिंग। तो उसकी वजह से हमें मिराज दिखता है विच इज ए कम्प्लीटली फिजिकल फिनोमिनन। तो आप गलत कह रहे हो अगर आप यूँ कह रहे हो कि हेलुसिनेशन जो है मिराज हेलुसिनेशन है, ये आप फिर बच्चों में भ्रम क्रिएट कर रहे हो। कल को उसे मृग तृष्णा दिखेगा, वो कहेगा अरे ये तो मेरे को ही हो रहा है, ये गलत बात है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, अगर हो रहा है तो इट्स एक्सप्लेनेबल। तो दिस इज ऑल। इन दो के अलावा अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा सा हमें लोकप्रिय दर्शन को भी लेके चलना चाहिए, तो इस आधुनिक काल में जो व्यक्ति अपने तर्कों के स्तर पर पूरी भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, जिससे टकराना बहुत ही मुश्किल काम है। इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने 2-4 सवाल पूछ लिए तो लहूलुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना, मजाक नहीं है। मतलब जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात कर लो। ताओ धर्म है, चाइना में चलता है, लाओ त्से उसके संस्थापक हैं, उन पर भी किताब लिख दी पूरी की पूरी। जितना अध्ययन रजनीश नाम के व्यक्ति ने किया, फिलोसफी में रुचि थी, प्रोफेसर हुए जबलपुर के कॉलेज महाकौशल में, बाद में नौकरी को लात मार के पूरी तरह से दार्शनिक हो गए। अभी जो हमने वीडियो देखी, इन्होंने क्लेम करा कि ओशो वाज अ फिलोसोफर। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही वाज नॉट अ फिलोसोफर। पहली बात तो ये है कि वो फिलोसफी के अगेंस्ट था, और वो फिलोसोफर इस सेंस में थे क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन देते थे चीजों की, जैसी वो है एज इट इज वैसा बताते थे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? ही वाज ही अ फिलोसोफर? He was not a philosopher, but he can be perceived as an philosopher. मतलब through his whole life, पूरी जिंदगी he was against philosophy. उन्होंने दर्शन के अगेंस्ट बोला है। खासकर फिलोसफी के अगेंस्ट बोला, क्योंकि फिलोसफी और दर्शन में एक डिफरेंस भी होता है। तो he was about experience the truth in itself, so he gave so many methods, giving meditation, dynamic meditation, methods of dynamic meditation is not a philosophy at all. उसमें क्या फिलोसफी है? उसमें तो आप एक्चुअली में कर रहे हो एक्सपीरियंस। ऐसा तो बुद्ध को भी फिलोसोफर बोल दोगे? हाँ, बुद्ध को भी बोल देते हैं लोग, वेस्ट के लोग बोलते हैं that बुद्ध वाज अ फिलोसोफर, बिकॉज ये सब हमारी मूर्खताओं के कारण, क्योंकि हमने कभी खुद के अंदर तो झांक के देखा नहीं है। हाँ, हमने अंदर कभी ध्यान नहीं करा, ना हमने कभी योग करा, ना हमने अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करा एक अनबायस्ड वे में। तो उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि जो भी है एक थिंकिंग लेवल पे चल रही हैं चीजें, या फिर फीलिंग लेवल पे चल रही हैं। इन दोनों चीजों के बियॉन्ड कोई चीज है ही नहीं। तो एवरीवन हु थिंक्स फॉर द ट्रूथ इज अ फिलोसोफर। तो दिव्याकृति इज वन ऑफ देम, जो उनको परसीव कर रहे हैं कि ओशो वाज अ फिलोसोफर, बट हिज होल लाइफ भाई, मतलब पूरी जिंदगी ओशो वाज अगेंस्ट फिलोसफी, कि लोग फिलोसफी में फंसे ना रह जाएं। और आपने मरने के बाद उसको फिलोसोफर क्लेम कर दिया, व्हाट काइंड ऑफ अ बुलशिट थिंग यू हैव डन। और आप बोल रहे हो कि ओशो मेरे सबसे प्रिय दार्शनिक थे। कभी पढ़ा है आपने उनको? दार्शनिक आप बोल रहे हो, प्रिय दार्शनिक, कभी उनको पढ़ो। और आप कह रहे हो कि आपको ये जानना है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, वो कैसे हुई थी। अगर आप में असली में खोज की वो होती, जिज्ञासा होती, तो आप उसकी प्रीमियम मेंबरशिप कहीं तो मिलते। हमको भी मिल गया, जैसे ओशो इंटरनेशनल पे ताओ उपनिषद में, ओशो ताओ उपनिषद में 15th और 17th वीडियो में ओशो ने खुद अपना बता रखा है एक्सपीरियंस कि हाउ अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको ट्राई करा मारने का या हैरेस करा 12 जेल्स में शिफ्ट करके, 6 जेल्स में शिफ्ट करके 12 दिनों में। तो हाउ कैन यू से कि ओशो वाज माय प्रिय वो मेंटर, and you cannot say Osho was a philosopher because he was himself against philosophy। और आप थोड़ा भी अगर आप में बुद्धि होगी तो वो फिलोसफी नहीं बोल रहा था, वो फिलोसफी दिख सकती है अपेरेंटली। हमारी नजर ही ऐसी हो गई।
और एक्चुअली में वो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका अनुभव हुआ है, ओशो का जो अनुभव हुआ है वो अपना अनुभव बता रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टेट में। जैसे बुद्ध को अनुभव हुआ है वो अपना डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, कृष्ण को अनुभव हुआ उन्होंने गीता लिखी, जिसने भी लिखी, और सब ये कुरान आई, बाइबल आई, ये इनको जो भी अनुभव हुआ है उन्होंने बताया है। तो बाइबल इज नॉट ए फिलोसफी, कुरान इज नॉट ए फिलोसफी, गीता इज नॉट ए फिलोसफी इन ट्रू सेंस, और योग तो बिल्कुल ही फिलोसफी नहीं है। तो ओशो को अगर आप बोल रहे हैं कि ओशो क्या थे, तो या तो आप बोलो कि ओशो योगी थे, या ध्यानी थे, या संत बोल दो, सेंट थे, बट फिलोसफी का गाली मत दो ना। फिलोसफी एक गाली है अगर फॉर अ पर्सन लाइक ओशो। Of course, philosophy is helpful in starting periods of developing growth and developing intellect. But for people like Buddha, Gautam Buddha and Socrates and उनके लिए गाली है, उनके लिए गाली है, क्योंकि वो बेचारे खुद ही इसके अगेंस्ट थे कि उसमें मत फंसो तुम। बट ही इज क्लेमिंग दैट। और आपको ये समझना पड़ेगा कि फिलोसफर और जो मेडिटेशन है, फिलोसफी और मेडिटेशन में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का भेद है, फर्क है। मेडिटेशन में आप सोच नहीं रहे, जो भी आपको दिख रहा है वो आप देख रहे हो डायरेक्ट नोइंग की सेंस में, क्वालिया सेंसेशन की सेंस में। आप विकिपीडिया पे सर्च करो कि क्वालिया सेंसेशन क्या होती है, तो आपको पता चलेगा कि एक डायरेक्ट नोइंग है। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी रेड कलर नहीं देखा, ब्लू कलर नहीं देखा, और कोई मेरे को बोल रहा है कि ब्लू कलर ऐसा होता है, तो कभी मैं जान पाऊंगा बस उसके बोलने से। लेकिन अगर वो मेरे को बोले कि E इक्वल टू mc² होता है, और मैंने कभी E इक्वल टू mc² का जो ट्रांसमिशन है एनर्जी और मास के बीच में, वो रियल लाइफ में नहीं देखा, तो मैं समझ सकता हूँ E इक्वल टू mc² होता है। लेकिन रेड और ब्लू कलर के केस में नहीं समझ सकता, क्योंकि जो रेड कलर है और ब्लू कलर है, या कोई भी एक ऐसी एंटिटी है, वो डायरेक्ट परसेप्शन में ही दिखेगी। तो वैसे ही ध्यान और मेडिटेशन एक डायरेक्ट नोइंग है आपके स्वयं की। हाँ, लेकिन फिलॉसफी में क्या होता है? फिलॉसफी में यू आर थिंकिंग, you are having an illusion that you are thinking at the first place, and then you are thinking that through your thinking you have come to a certain knowledge which is true, but which is not true at all. हाँ, so philosophy एक आपको भ्रम पैदा करती है कि सोचने से सत्य का पता चलता है, एंड ओशो कह रहा है कि सोच के पता ही नहीं लग सकता। सोच के कि अगर सोचना ही पड़ रहा है उस चीज के बारे में जिसको तुम पता कर रहे हो, तो वो प्रमाण है इस चीज का कि तुम्हें अभी पता नहीं है। और सोच के कैसे पता चल सकता है किसी चीज का? क्योंकि अगर सोच के पता ही चलता होता तो आज तक सारे फिलोसफर्स जितने भी हैं वर्ल्ड में, उनका इम्पैक्ट पड़ता सोसाइटी पे। प्लस आप सोचोगे कैसे ज्यादा, क्योंकि सोच कहाँ से आ रही है? मेमोरी से आ रही है, इंटेलेक्ट से आ रही है। तो वो जितना आपके पास ऑलरेडी है उतना ही आप सोच सकते हो। अज्ञात के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ज्ञात को पैदा करता है। तो इस सेंस में फिलोसफी और फिलोसफी की लिमिटेशन है, ऑब्वियस लिमिटेशन है। एंड ओशो वाज अगेंस्ट फिलोसफी इन अ वे। ओशो वाज यूजिंग फिलोसफी sometimes correcting the philosophy, but he was not a philosopher. The aim of him was not philosophy. कोई बहुत गहरा सवाल है तो पूछिए। मेरा नाम अजय है सर। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को खारिज कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि रीबर्थ का जो कंसेप्ट है वो इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन स्वीडनबर्ग नाम के इमैनुअल स्वीडनबर्ग एक आदमी हैं, उन्होंने किताब लिखी हेवन एंड हेल। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके पास कुछ ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो भी हैं कि ये चीज़ें होती हैं। तो हम क्या उन चीज़ों को खारिज नहीं कर सकते जो सिद्ध हो चुकी हैं प्रत्यक्षतः? तो क्या हम वही परसीव करते हैं जो हम बिलीव करते हैं, या इसका दूसरा पहलू ये कि बुद्ध ने अपनी सारी साधना सनातनी की, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक नया धर्म बनाया, बुद्धिज्म। तो क्या बुद्ध ने वो बिलीव नहीं किया जो उन्होंने परसीव किया? तो कौन सी चीज़ होती है सर, जो हम बिलीव करते हैं वो परसीव करते हैं, जो परसीव करते हैं वही बिलीव करते हैं? दोनों बातें हैं भाई। कई बार हम जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम वही देखते हैं जो हमारे विश्वास के अनुकूल होता है।
क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया भी वैसा बन जाता है, फिर हमें वही चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन जो पहला सवाल आपका है ना, जहाँ तक परसेप्शन की लिमिट्स की बात है, अगर हम कहें कि जो दिखता है वही अंतिम सत्य है, जो जैसे चारवाक ने कहा, चारवाक इससे फंस भी जाते हैं। जो दिखता है अगर वो अंतिम सत्य है, क्योंकि चारवाक बाकी कोई प्रमाण मानते ही नहीं, वो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो जैसा कि अभी हमने इस वीडियो में देखा, इन्होंने प्रत्यक्ष ही प्रमाण है इस लाइन को इन्होंने क्लेम करा गलत ठहराया। कि हाँ गलत है। और ये लाइन जो है चारवाक की है, चारवाक दर्शन की है। तो इन्होंने इस लाइन का काउंटर आर्गुमेंट क्या दिया कि जो थिंकिंग है और लॉजिक है वो ट्रू सोर्स है नॉलेज का, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? गलत ही है यार, कोई भी चीज आपको जाननी है तो आप जाके उससे कन्फ्रंट करोगे तब जाके आपको पता चलेगा ना। तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है एक्चुअली। ये जो स्टेटमेंट है, ये चारवाका जो चारवाकीज थे उन्होंने समझी नहीं है स्टेटमेंट, बल्कि उन्होंने ये स्टेटमेंट इजाद करी अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी फिलॉसफी को जस्टिफाई करने के लिए। उन्होंने बोला जो दिखता है वही सच है। तो लेकिन उनके लिए दिखना क्या था? दिखना था वर्ल्डली चीजें, ठीक है, सेंसरी प्लेजर्स। तो कहते हैं बस यही है, जन्म वन कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म वो जन्म कुछ नहीं होता, मोक्ष कुछ नहीं होता, दारू पियो खाओ सो जाओ। उनका ये कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट का यूज करके अपनी लाइफ में लगाया। हीडोनिस्टिक लाइफ थी उनकी, इन अ सेंस कि दे वर ऑलवेज चेजिंग सेंसरी प्लेजर्स। सो दे वर लाइक we should use this statement. So they constructed this statement. उन्होंने ये स्टेटमेंट इजाद कर दी कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। लेकिन उनके लिए प्रत्यक्ष एक्चुअली में सेंसरी प्लेजर थे। फिर विकास दिव्य कीर्ति महाशय ने ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रखी है। असल में लोग हर इंसान आज के टाइम पे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके, सोशल मीडिया तो आ ही रखा है, कोई भी बोल के चला जाता है विदाउट लाइक गोइंग इनटू डीप इनटू इट कि क्या है एक्चुअली इसमें, मतलब कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, नहीं पर आप जो भी है। फिर इन्होंने क्या बोला कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉलेज को जानने के लिए या फिर टू नो समथिंग यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट इट। To know something you have to first think about it, and then he gave 6 kind of reasoning methods। 6 ऐसे उन्होंने वो बताए जिसमें आप उनका यूज करके चीजों के बारे में जान सकते हो। जैसे पहला इन्फेरेंस है, इन्फेरेंस में अनुमान लगाना, ठीक है, कि अगर अनुमान कैसे भी लगा सकते हो, आप सोच सकते हो। फिर डिडक्शन हो गया। डिडक्शन में क्या होता है कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने अगर समझ लिया तो हम आगे की चीजें डिड्यूस कर सकते हैं उससे। जैसे मैथ्स के स्टूडेंट समझ सकते हैं इस बात को कि पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो यूक्लिड के पोस्टुलेट से आता है, या कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला होता है वो भी अंडरलाइंग असम्पशन से आता है। हाफ mv² है, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, mgh, ये सब वहां से आता है। ठीक। कुछ मेथड्स और भी हैं ऐसे। बेसिकली द थिंग इज कि ही पॉइंट ये नहीं कि थिंकिंग की क्या एबिलिटीज है, वो तो रहेंगी थिंकिंग के मेथड्स तो हमेशा। इनका यहाँ पे गलत ये था कि इन्होंने बोला कि थिंकिंग से हम सच को जान सकते हैं, थिंकिंग से हम वो जान सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज थिंकिंग से आप नहीं जान सकते, क्योंकि जो ट्रू नॉलेज का वो है, सोर्स है, वो है एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कभी कोई वो नहीं देखी, लाल कलर नहीं देखा मैंने कभी कोई, और कोई भी मेरे को कुछ भी बता दे कि लाल कलर कैसा होता है, मेरे को सारी वेवलेंथ बता दी उसने, मेरे को सारी फिजिक्स बता दी, मेरे को इंटरेक्शंस भी बता दी कि लाल कलर ये जाएगा ऑप्टिक रेटिना में, ऐसा ऐसा करता है, पर मैंने देखा नहीं अभी तक, तो मैं लाल कलर को जान पाऊंगा? मतलब इन एक्सपीरियंस ही पता चलेगा ना देखने के बाद कि लाल कलर की सेंसेशन क्या होती है, ये होता है लाल कलर। सेम कॉन्सेप्ट अलग चीजों के लिए। आग को मैंने कभी देखा नहीं, बट आई एम जस्ट रीडिंग अबाउट इट, ठीक है। तो थिंकिंग से आपका कुछ मॉडल बन जाता है, क्लैरिटी आती है, बट जो ट्रू सोर्स है नॉलेज का वो एक्सपीरियंस ही है।
थिंकिंग भी एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। जो लोग ये डिस्टिंक्ट कर देते हैं, दिव्याकृति और फिलोसफर्स जैसे और सिमिलर फिलोसफर्स, ये तोड़ देते हैं कि थिंकिंग अलग है, वो अलग है। थिंकिंग भी अच्छी चीज है, एक राइट काइंड ऑफ थिंकिंग है वो। ठीक है, थिंकिंग होता है मतलब आप कुछ उसके, अगर आप डुअलिस्टिक फॉर्म में देख रहे हो तो दो पार्ट पजल्स को आप इंटरकनेक्ट करके देख रहे हो आप, कि हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस, हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस। और डिस्क्रिप्शन में डुअलिस्टिक नेचर की वजह से थिंकिंग जो है ऐसी बन जाती है। बट प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ये सच है। हाँ, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। सोर्स बिना एक्सपीरियंस के आप नॉलेज कैसे लोगे? प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है कि जो हमें दिख रहा है वही प्रमाण है सत्य का। फर्क ये है कि आप देख नहीं पा रहे। अच्छा। हाँ, आप देख नहीं पा रहे, इसलिए आपको प्रत्यक्ष की कमी पड़ रही है। तो आप अब उसके बारे में सोच रहे हो। अच्छा। जैसे आप ध्यान करो, ध्यान में ऐसी स्टेट्स आती है where you're no more existent in a way। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें which are not descriptive, या फिर उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। वो हमारे बीइंग में ही है, हमारा रहना ही है। अच्छा। तो इस सेंस में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। ठीक। तो ये गलत था, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्रिटिसिज्म हमारा ये है इनकी सीरीज को लेके, फिलॉसफी वाली, कि इन्होंने कुछ टीचिंग्स को जो वर्ल्ड वाइड काफी अहमियत रखती है उनको इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। टीचिंग्स लाइक इस्लाम, ज़ेन, क्रिश्चियनिटी, सुमेरियंस, बेबीलोनियंस और सूफिज्म। ज़ेन हो गया। हाँ, इनको इन टीचिंग्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि इनकी भी काफी अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये अपने में बहुत दम रखती हैं एक तरह से। पर करा नहीं ना, करना चाहिए था। बहुत ज्यादा ज़ेन की तो बहुत ज्यादा, टाओइज्म, ज़ेन, इनकी तो बहुत ज्यादा डीप टीचिंग्स हैं। बाइबल पढ़ो आप, बाइबल में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले को मिल जाएगी डीप टीचिंग। अनपढ़ प्रीस्ट बन जाएगा, तो पढ़ने वाले को मिल जाएगी। और इस्लाम में भी बहुत ज्यादा टीचिंग्स हैं, कुरान में। और सूफियों में भी बहुत ज्यादा टीचिंग्स हैं, अलग अलग लेवल पे हैं उनकी टीचिंग्स। तो अगर आप सब कुछ पढ़ा रहे हो, सर्च फॉर अल्टीमेट ट्रूथ अपनी वीडियो का टॉपिक का नाम रख रहे हो, तो यू शुड इंक्लूड एवरीथिंग देन। और अगर आप बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिर्फ हिंदू वालों से आपको प्यार है जो इंडिया में पैदा हुआ है, बाकी भी तो पढ़ाओ, उनके पर्सपेक्टिव भी कलेक्ट करो। क्योंकि साइंस के ऊपर आप बोलते हो तो साइंस में तो आप कलेक्टिविज्म लेके चलते हो। आइंस्टाइन जर्मनी का है, वो बोल रहा है, न्यूटन इंग्लैंड का वो बोल रहा है, वहाँ पे आप तो कलेक्टिविज्म आ जाता है। लेकिन जब आप धर्म के ऊपर बोल रहे हो, दर्शन के ऊपर बोल रहे हो, तो सबको लो फिर। पर ये रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने खुद से भी नहीं पढ़ा होगा ताओ, या ज़ेन नहीं पढ़ा होगा, बाइबल नहीं पढ़ी होगी, कुरान भी नहीं पढ़ी होगी। बेबीलोनियंस का अगर पढ़ी है तो हिस्ट्री पढ़ी है, सुमेरियंस का भी ना कुछ बचा ही नहीं वैसे ज़्यादा पढ़ने में। सूफी नहीं पढ़ा होगा। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए नहीं बोला शायद। बट हमारा क्रिटिसिज्म ये है कि पढ़ लेते तो अच्छा रहता, बेटर होता। फिर अगर पढ़ रखा है और नहीं बोला तो दैट इज वर्स, दैट इज शोइंग दैट यू आर बायस्ड टुवर्ड्स समथिंग। प्लस इफ यू आर रीडिंग एवरीथिंग देन यू शुड आल्सो रीड दीज थिंग्स। दैट आल्सो शोज कि दैट यू हैव अ बायस टुवर्ड्स इंडिया एंड जो भी इंडिया से निकलता है। दैट मीन्स यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ इंडिया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद करो तो गलत है। बाकी देख लेते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि देखो भाई, सत्ताएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं, और हम इनको मिक्स नहीं कर सकते। ये भारत के लगभग सब दार्शनिक इस धारा पर चलते हैं, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे
बुद्धिज्म हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो, ये सब इसको मानते हैं। सांख्य छोड़ दीजिए, योग छोड़ दीजिए, वेदांत छोड़ दीजिए, क्योंकि सांख्य और योग द्वैतवाद में आएंगे, वेदांत यहाँ आ जाएगा। इनको छोड़ के बाकी सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं और उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं। तो अभी जो हमने वीडियो देखी, इन्होंने इसमें कहा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की टीचिंग्स ये थी कि वो क्लेम कर रहे थे कि जो मैटर है और जो कॉन्शियसनेस है वो दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, बल्कि ऐसा नहीं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, और दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इसका बिल्कुल अपोजिट टीचिंग्स थी उनकी। हाँ, उनका ऐसा था कि बल्कि उनका तो यही प्रयास था कि मैटर जो है, अगर आप देख किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट को उठाओगे ना, डीप उसका जो एंड होता है, पॉइंट वो ये होता है कि ये जानना होता है कि मैटर भी एक फॉर्म है कॉन्शियसनेस की। शुरू होता है मैटर से, लास्ट में पता चलता है मैटर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज ही रीचेस टू हिज ओन कॉन्शियसनेस, मतलब एट द बीइंग ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। सो जैनिज्म और बुद्धिज्म में, बल्कि अगर आप ये मानोगे कि वो दोनों अलग अलग हैं, तो फिर बुद्धिज्म की फायदा क्या हुआ, जैनिज्म का फायदा क्या हुआ? उन दोनों की व्यर्थता होगी एकदम। बुद्ध की सारी तपस्या हो गई पानी में, क्योंकि उनका सारा मतलब ही ये था कि यूनिफाई हो सब कुछ, और यूनिटी में है एग्जिस्टेंस, जो हम देख नहीं। ऐसे तो हम मानते ही हैं कि मैटर और और ऐसे तो हम मानते ही हैं, नॉर्मल इंसान, हर इंसान मानता है कि ये सामान पड़ा हुआ है और इसमें देखने वाला हूँ चेतन है, हाँ, और ये मेरे से अलग है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का पूरा अप्रोच ये रही है, या फिर जितने स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, कि जितनी भी डिवीजन दिख रहे हैं, डुअलिटीज हमें दिख रही हैं, एक्चुअली में डीप डाउन दे आर ऑल कनेक्टेड एंड दे आर द फॉर्म्स ऑफ वन एंटिटी। बट और अगर आपने ये रखा जड़ और चेतन में डिफरेंस रहेगा, तो सफरिंग रहेगी, क्योंकि आप डिवीजन में देख रहे हो, डुअलिटी में देख रहे हो, आप सफरिंग में रहोगे हमेशा। तो इनका हो ही नहीं सकता है। इनका कहने का अर्थ ये था कि मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कॉन्शियस, मैटर भी कॉन्शियस है इन अ वे, कॉन्शियस इज मोर फंडामेंटल एंड मैटर इज अ मैनिफेस्टेशन, विजिबल फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। तो विकास दिव्यकीर्ति ने ऐसा बताया, क्योंकि उनका खुद का परसेप्शन ऐसा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, और वेस्ट भी इन दोनों को अलग अलग मानता है। बट इमेजिन करो भाई, 2500 साल पहले बुद्ध ये बता के चले गए कि जड़ जो है वो चैतन्य का एक रूप है, तुम जगे नहीं हुए। तो हिज परसेप्शन, विकास दिव्यकीर्ति's perception is wrong. And again, the point of all of these videos is this, that he is teaching wrong, so people who are listening to him, they are also getting wrong things in their head. उनको भी गलत भ्रम पैदा हो रहा है ना। जाके पढ़ो ना धम्मपदा, क्या लिखा है बुद्ध ने, बोला है, वो जो लिखा गया है वो खुद से पढ़ लो, तब पता चलेगा। जैनिज्म में जो बोलते हैं तीर्थंकर, उनका जो लिखा हुआ है या फिर जो सुन सकते हो, जाके एक बार सुनो क्या हुआ है। अगर जड़ और चेतन एक ही चीज होती तो महावीर 12 साल क्यों तपस्या करते? तो ये गलत बातें हैं, जिसकी वजह से सारी पब्लिक में एक भ्रम फैल रहा है, भ्रांति हो रही है। तो दैट्स ऑल। इधर इन्होंने कहा कि साइंस इज एम्पेरिकल। तो सीधा सीधा सवाल है मेरा ये वाला कि साइंस एम्पेरिकल, और एम्पेरिकल का मतलब क्या है? Science is empirical, he claimed this, कि science is empirical. But science is not empirical in a sense that it is not fully empirical. First of all, we have to understand the meaning of empirical. Empirical का अर्थ होता है कि कोई डेटा आया बाहर से, मैंने एक डेटा लिया और फिर वो डेटा लेके मेरे ब्रेन में अपने आप कुछ प्रोसेसेस हुए और फिर मैंने वो डेटा को प्रोसेस करके दे दिया जैसा भी दिया। ये होता है प्योरली साइंस, एम्पेरिकल सेंस में। तो एम्पेरिकल अगर हो साइंस, प्योरली साइंस एम्पेरिकल हो, तो मशीन्स भी सारी चीजें बता सकती हैं, नई थ्योरीज दे सकती हैं। बट मशीन्स थ्योरीज नहीं दे सकती कभी, क्योंकि थ्योरीज देने के लिए हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल समझने पड़ते हैं। उसके लिए एक
अलग लेवल ऑफ नॉन कंप्यूटेशनल कैरेक्टर होना चाहिए जो मशीन्स के अंदर नहीं होता। नॉन कंप्यूटेशनल कैरेक्टर के बारे में हम बात कर लेंगे अभी। बट एम्पेरिकल का अर्थ ये है कि अगर मशीन को डेटा दिया जा रहा है, अगर साइंस प्योरली एम्पेरिकल है तो हम भी एक मशीन है, ये डेफिनेशन हो जाएगी अगर साइंस प्योरली है। क्योंकि मशीन भी फिर डेटा दे रही है, वो भी डेटा दे रहे हैं, हम भी डेटा दे रहे हैं, और हमेशा डेटा सही निकलेगा या फिर कुछ भी निकलेगा, उसको मानना पड़ेगा। तो ये गलत है ये सोचना। साइंस एम्पेरिकल प्योरली नहीं है। हाँ, साइंस डेटा पे रिलाई करती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस पे रिलाई करती है, लेकिन हमारे अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं, कॉन्शियस प्रोसेसेस, जो उस डेटा को मीनिंग देते हैं। जैसे इंट्यूशन है, रैशनलाइजेशन है। हाँ, वी आर रैशनलाइजिंग हाउ दिस डेटा मीन्स। तो वी हैव एन ए प्रायरी एग्जिस्टेंस विद इन अस, मतलब पहले से ही हमारे अंदर हमारा जिस तरीके से बना है, निर्मित है हमारा, तो वो अपने आप डेटा जो मीनिंगलेस डेटा है, अगर आप जाके उस डेटा को देखो, उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है इन वे, फिजिकली वंस एंड जीरोस एंड बाइनरीज है। लेकिन जब हम परसीव करते हैं और हमारी सेंसेस परसीव करवाती है उनसे, या किसी और फॉर्म में परसीव हो रहा है, तो परसीव होने के बाद हमारा अंदर का जो ब्रेन फैकल्टीज है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये उस डेटा को मीनिंग देते हैं और एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर देके हम समझाते हैं कि दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा। प्रोसेसेस लाइक रैशनलाइजेशन एंड इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट, सो दीज थिंग्स आर कॉन्शियस प्रोसेसेस which are in us, which are not present in machines. And science को purely empirical बोल दोगे, then we are also machines. In that sense, this is wrong to claim that science is purely empirical. And I can give one more example. अगर science सिर्फ empirical होती तो कोई भी थ्योरी गलत नहीं होती फिर। अच्छा, है ना। थ्योरीज गलत इसलिए है क्योंकि किसी का कॉन्शियस प्रोसेस रैशनलाइजेशन सही नहीं था, और किसी का उसी डेटा का सही निकल गया जो मैच कर रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी के साथ, तो उसकी थ्योरी मान ली जाती है। लेबनिज की थ्योरी डिस्कार्ड कर दी जाती है, न्यूटन की मान ली जाती है, हाँ, फिलिप लेनार्ड की काट दी जाती है, आइंस्टाइन की मान ली जाती है। तो ये सारी थ्योरीज इस तरीके से एक हैंड पे वो होती है, डिस्कार्ड होती है, एक हैंड पे वो होती है, इम्प्लीमेंट होती है, एक्सेप्ट होती है, बिकॉज मैन हैव सम फैकल्टी टू गिव मीनिंग टू दैट डेटा, टू इंटरप्रेट दैट डेटा। Those faculties are processes like rationalization and other conscious processes like intuition and intellect. In that sense, science is not just purely empirical. This is an insult to human dignity that science is purely empirical. It is not. और उससे खतरनाक एक बात और क्वांटम फिजिक्स ने बता दी है, जिस पर भी आइंस्टीन भड़के हुए थे। पूरा दर्शन टिका हुआ एक सिद्धांत पर, कारणता, कि हर चीज का एक कारण होता है। उस कारणता सिद्धांत को आग लगा दिए क्वांटम फिजिक्स ने। शायद कारणता सिद्धांत ही खारिज हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स से। और वो क्या रिसर्च है, वो रिसर्च भी इन लोगों ने साबित की है। उसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब दो चीजों का जुड़े होना। अब तक हम क्या सोचते हैं कि कोई भौतिक वस्तु अगर है, उसमें कोई भी चेंज तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, कोई टच होगा, बेशक हवाई टच हो, कुछ टच होगा तो चेंज होगा उसके अंदर। हम ये नहीं मानते थे किसी के देखने से चेंज हो जाएगा। एक तो ये साबित हुआ कि देखने से चेंज हो रहा है। अब एक धारणा आई है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसका मतलब ये है कि सब एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी लेवल पर यह संभव है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कनेक्शन किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं और हो। कहीं और का मतलब पृथ्वी पे ही नहीं, चांद पे भी हो सकता है, सूर्य पे भी हो सकता है, किसी और आकाशगंगा में भी हो सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी हो सकता है। और उसमें रोचक बात क्या है
इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि यहां पर जो पार्टिकल बिहेव करेगा उसका ठीक विपरीत बिहेवियर उस पार्टिकल का वहां हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का कोई लैप्स नहीं है, सेकंड के 1000 में हिस्से का भी लैप्स नहीं है। यहां हुआ वहां हुआ, एक साथ हुआ। और आइंस्टीन और फिजिक्स ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। प्रकाश का सिंपल भाषा में कहें, प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। सूर्य की किरण यहां पहुंची 8 मिनट के बाद। जब भी आप सूर्य को देखें तो 8 मिनट पहले का सूर्य है वो, अभी का सूर्य नहीं है। 8 मिनट पहले सूर्य ऐसा था क्योंकि वो किरण अब पहुंची हमारे पास। यानी सूर्य की किरण यहां पहुंचेगी 8 मिनट में। पर यदि 2 पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर है और एक सूर्य पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 0 सेकंड्स में। और इसी पर आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, कुछ हिडन वेरिएबल से हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इन 3 वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि एकदम सही बात है। तो अभी जैसा हमने देखा, इन्होंने बेल्स इनइक्वालिटी का प्रूफ करके आइंस्टाइन को गलत प्रूफ कर दिया या बताया कि आइंस्टाइन गलत है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो 2023 के नोबेल प्राइज विनर्स हैं वो भी आइंस्टाइन को गलत बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आइंस्टाइन गलत है। आपको क्या लगता है? ये जो डिबेट है ना, आइंस्टाइन गलत है ऐसा ही है, बहुत पुरानी डिबेट है। और he himself have not read any text or papers of scientists, so he is just spreading what scientists are saying at a global level. उनका एक बायस बन रखा है अपनी कम्युनिटी का, वो बोल रहे हैं। बट देर आर साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट है जो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इससे कुछ प्रूव नहीं हुआ कि आइंस्टाइन गलत है, और आगे चल के पता चलेगा कि आइंस्टाइन सही है। बल्कि कुछ तो ऐसे भी प्रूव कर रहे हैं, सुपर डिटर्मिनिज्म नाम का एक थ्योरी है, सेबाइन हॉसेनफेल्डर, एक लेडी फिजिसिस्ट है वेस्ट में। शी इज क्लेमिंग कि एक्चुअली में आइंस्टाइन प्रूव हो गया इससे कि ठीक है। अच्छा, इसके कारण है, हम अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन हमें अभी एकदम से राइट अवे नहीं बोलना चाहिए कि आइंस्टाइन सही है गलत है। अभी बहुत चीज़ें हैं और हमारी बेसिक अजम्पशंस भी बहुत सारी चीज़ों को लेके गलत है। क्योंकि साइंस सबसे पहली गलती तो यही कर देती है कि साइंस फ्री विल में मानती है, और साइंस एक्सप्लेन कर रही है डिटर्मिनिज्म की डिस्क्रिप्शन को। दोनों साइंस खुद कॉन्ट्राडिक्टरी अभी। लेकिन आइंस्टाइन वाज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, कि आइंस्टाइन वाज सेइंग कि एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली डिटर्मिनिस्टिक इवन इफ इट इज अपेरेंटली इनडिटर्मिनिस्टिक एट अ लोकल लेवल। जैसे प्रोबेबिलिटीज, हम प्रोबेबिलिटीज बता सकते हैं, टोटली डिटर्मिनेट नेचर नहीं बता सकते चीज़ों का, पहले इलेक्ट्रॉन्स का या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। तो उस सेंस में आइंस्टाइन वाज वेरी माइंडफुल भाई, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट ह्यूमैनिटी हैज। इफ ही इज सेइंग समथिंग, it must mean something, it must have a value, and he had a value which people didn't consider, at least quantum mechanics को जो रन कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन्होंने ज़्यादा उसकी कंसिडरेशन नहीं दी। People like Niels Bohr and Wheeler. So basically this proves nothing, neither the new Nobel Prize, because Bell's discovery ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट सही है। 1970s में भी हो गया था ये, 1970 का रिवाइज्ड वर्जन है ये। जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ज़्यादा अच्छे से, ताकि कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, प्रिसाइजली हम देख सक रहे हैं, तो हमें पता चला है हाँ क्वांटम एंटेंगलमेंट सही है। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट सही है इटसेल्फ डज नॉट शो कि आइंस्टाइन सही है गलत है, क्योंकि वो पूरा लाई कर रहा है बेल्स इनइक्वालिटी में, जिसमें कुछ स्टेट्स होते हैं जिसको कंसिडर करना पड़ता है, वो इन्होंने कंसिडर नहीं करा। और ही इज नॉट अ फिजिसिस्ट, राइट? तो ही शुड नॉट हैव एनी एलिजिबिलिटी टू से अबाउट सच थिंग्स। ही इज सेइंग थिंग्स, पक्ष ले लिया, सीधा पक्ष ले लिया। प्लस इफ यू आर नॉट अ फिजिसिस्ट एट ऑल, देन यू शुड नॉट स्पीक एनीथिंग। अच्छा, you should read things, and reading requires time. Reading requires going out of the box, out of the system that he himself has created about IES. He's a civil servant and he's talking about physics. That does not make sense. Physics तो इन्होंने हलवा मान रखा है। Physics के लिए सालों लग जाते हैं, 5-6 साल पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या हुआ है अभी तक।
पर नहीं, हमें तो सिविल सर्विस भी चलानी है, हमें अपना धंधा भी चलाना है, दुकान भी चलानी है, हम्म, तो हम बोल देंगे कुछ भी, चाहे उसका कुछ नुकसान हो पब्लिक पे या ना हो। तो दिस इज नॉट राइट। या criticism number 9. He gave many wrong interpretations about science. So I don't find them right. So what do you think his scientific temperament is, and how he perceives. and how he perceives science? He has, as we have just discussed in our last clip, he has not read physics or science properly. Neither he has gone in the philosophy of science. मतलब उसने फिलॉसफी भी नहीं उठाई साइंस की, क्लियरली नहीं देखा कि ये हो क्या रहा है साइंस में एक्चुअली में। अच्छा, साइंस में एक्चुअली में स्टार्टिंग से ही एब्सोल्यूट डिटरमिनिज्म का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। चाहे लोग फिर आके कुछ भी बोले, डेकार्ट आके कुछ भी बोले, वी डोंट केयर, साइंटिस्ट डोंट केयर अबाउट। If you have the deep insight inside science working, then it is as clear as thing that you are describing, as a scientist you are describing the whole universe as to be a deterministic thing, and then you are describing that determinism, how it is occurring in nature, how it is occurring in manifestation, how it is getting observed. So since he has not read, so he has many wrong interpretations of science, and he perceives science as something very mechanical. Sometimes he perceives purely empirical. Yeah. So he has a crooked up way, a mixed up way of seeing things through science. So science has a great, also he considers science as very materialistic, but there is a difference. Philosophy of science is a completely different thing than physical science. There are sciences, yogic sciences, other sciences, they are also called sciences, because science is not just about a subject. Science is about a process, how you are discovering, how you are going to be discovering things, how you will discovering things, what's the good way to look at things, how to detect pseudoscience from science. These all are the methods of science. So if you apply it to inner world, then yogic sciences and tantric sciences come out, and if you apply it to the outer world, then physical science, biology and all of these things comes out. But he considers them only as a physical, materialistic basis. Science is that. So as physics is progressing, physics has found that matter and energy are the different sides of the same thing. So science has for the first time has entered into the realm of spirituality. When science discovered this, that matter and energy are the different manifestations of the same thing. It's the greatest revelation. और फिर इतना ज़्यादा जाना, ऊपर से फिर लॉज जो साइंस के वो एटर्नल है, साइंस भी क्लेम करती है. मेजर कम्युनिटी ऑफ साइंस क्लेम दैट लॉज जो है वो एटर्नल है, दे आर नॉट चेंजिंग. दैट मीन्स कि जो वो लॉज हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं, अच्छा, नेचर के, और they are not changing at all. In that sense, they are so much beautiful in a way. They are like perfect crystals. And धर्म की अभिव्यक्ति बोल सकते हो आप उनको. And also तो साइंस ने बहुत शिखरें छू ली और छू रही है, और एक टाइम पे आने के बाद साइंस ये भी बता देगी कि what is the relationship between energy and consciousness. अच्छा. और जब वो पता चलेगा तब तो साइंस विल कंप्लीटली एंटर इनटू द रियल्म ऑफ कॉन्शियसनेस. सो साइंस इज अ वेरी ग्रेटर सब्जेक्ट, एंड साइंस हैज नो बाउंड्रीज, एंड साइंस इज लीडिंग टुवर्ड्स ट्रुथ. अब क्वांटम मैकेनिक्स में कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होगी, नोबडी न्यू की होने वाली है. किसी को नहीं पता था कि ये शौक आने वाला है, सामने बैठा हुआ है, बट एकदम से सारे कंसेप्शंस उड़ गई मटेरियलिज्म का.
बेसिस हट गया, तो कॉन्शियसनेस आई, तो साइंस अपने आप पहुंच गई ना ट्रुथ तक. पीपल डिडंट न्यू, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग्स टू कम आउट, बट ये आ गई. तो इन दैट सेंस साइंस इज नॉट जस्ट materialistic, and do not confine science to only material in the way that you perceive material. Please let it remain open and let it just guide you towards truth, towards discoveries. And let's just not claim that it is just constricted to or restricted to some particular form of perception that you are perceiving. In that sense, एक चीज है विचार, थॉट. थॉट भी तो है ना दुनिया में. हम सब लोग थॉट मतलब सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं. क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा विचार जैसी है. एक बात ऐसी हुई कि कमरा बंद है, विचार नहीं आ रहे मेरे मन में. अब सोच के देखिए, या शीशा लगा इसे धूप नहीं आ रही. धूप तो भौतिक वस्तु है. जब धूप जैसी भौतिक वस्तु, धूप क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल वेव नहीं है, पार्टिकल भी है. फोटॉन्स उसका नाम दिया, उसी में नोबेल प्राइज मिला उसको. धूप जैसी चीज जो प्रकाश है, जो कि भौतिक वस्तु है, जब वो शीशा तोड़े बिना अंदर आ सकती है, तो चेतना, शुद्ध चेतना, जिसका मतलब है विचार, भावना. और कोई अगर आपसे ये कहता हो देखे ना कि मैं बहुत परेशान हूं, कमरे के अंदर बंद हूं और मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे विचार बाहर छूट गए थे और मैं अंदर आ गया हूं, मुझे अपने विचार लाने के लिए बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो या खिड़की खोल दो ताकि विचार आ सके अंदर. ये कुछ वैसी बात है. इसलिए ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है. तर्क का प्रयोग करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है. भौतिक वस्तु क्या है? बहुत लोगों ने कोशिश की डिफाइन करने की, कोई फाइनली कर नहीं पाए, लेकिन एक दो बातें स्पष्ट हो गई. भौतिक वस्तु का पहला लक्षण यह है कि वो स्थान जरूर घेरती है, उसमें एक्सटेंशन होता है, यानी वो स्पेस लेती है, उसमें वॉल्यूम होता है. ये सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है. जो भी चीज स्थान घेरती है वो भौतिक वस्तु है. सिंपल है. ये नहीं कि वो मोटी होगी, पतली होगी, उसको छू सकते हैं, नहीं. कई चीजें आप छू नहीं पाएंगे, लेकिन वो स्थान घेरेंगे. कुछ भी मास एंड वॉल्यूम आप कह लीजिए, लेकिन बहुत सरल भाषा में बोलते हैं कि वो स्थान घेरती है. ठीक. दूसरा कि भौतिक वस्तु जैसी भी हो, उसको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय समझते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो है 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं. इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी ना किसी सेंस ऑर्गन से इन्हें परसीव किया जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंगी आंखों से आप देख लेंगे. माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो भी देखेंगे तो आंखों से ही. हो सकता है कि माइक्रोस्कोप बनाने के बाद देख पाए, हो सकता है कि टेलीस्कोप बनाने के बाद देख पाए. लेकिन टेलीस्कोप में अगर इतनी ताकत है तो खुद देख ले अपने आप. देख तो नहीं पाएगा ना. टेलीस्कोप तो आपके देखने की क्षमताएं बड़ी कर देगा. माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजें देखने की क्षमता आपकी पैदा कर देगा. कुछ यंत्र आपकी सुनने की क्षमताएं बढ़ा देंगे, लेकिन सुनने की क्षमता तो आपकी इंद्रियों में ही है ना, कहीं और से तो आएगी नहीं. जो भी भौतिक पदार्थ है वो किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय से जाना जा सकता है, बेशक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस की मदद से जाना जाए. इन्होंने इसमें कहा कि देयर इज नो साइज ऑफ थॉट, यानी जो थॉट है, जो विचार है, उसका कोई आकार नहीं है. वो प्योरली इमेटीरियल चीज है, ना उसकी स्टोरेज है, ना कुछ. वो बिल्कुल स्पेस नहीं लेता. तो आपका क्या कहना है इस पे? हाँ, थॉट जो है उसका कंटेंट क्या है? वर्ड्स. हाँ, वर्ड्स का कंटेंट क्या है? बाहर की दुनिया, इमेज देखते हैं हम, एक उस इमेज या एक उस सिनेरियो को हम एक पर्टिकुलर साउंड दे देते हैं. ठीक है. साउंड देने के बाद जो मेमोरी की फॉर्म में स्टोर होता है, वो बन जाता है थॉट. ठीक. अब थॉट का कंटेंट ही जब मटेरियल है, तो हाउ कैन यू से दैट थॉट इज नॉट मटेरियल? थॉट इज कंप्लीटली मटेरियल. इट experience of thought is immaterial,
अंडरस्टैंडिंग विच इट प्रोवाइड्स इज इमटेरियल। जो दो थॉट्स के बीच में गैप है वो है इमटेरियल, बट थॉट इटसेल्फ इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, वेयर मटेरियल इटसेल्फ इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस एट अ विजिबल लेवल। सो थॉट का एक पर्टिकुलर साइज है और वी कैन ऑल्सो मेजर द साइज ऑफ थॉट एंड वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द इफ थॉट इज कम्प्लीटली इमटेरियल तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, हम निकाल नहीं पाएंगे, बट आई कैन प्लेस, मैं आपके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर सकता हूँ और एक ऐसा गैजेट बना सकता हूँ कि आप जो भी सोच रहे हो वो पता चल जाएगा पहले ही कि आप सोचने भी क्या वाले हो। एंड इफ आई हैव गिवन यू एनेस्थेटिक तो मैं ये भी जान सकता हूँ कि आपके ब्रेन में अभी क्या चल रहा है या कब क्या चल रहा था, आपकी मेमोरी में रिट्रीव कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रोड से। तो क्योंकि वो सिग्नल्स की फॉर्म में स्टोर्ड है आपके ब्रेन में। हाँ, तो सिग्नल्स की फॉर्म में तो एक फिजिकल चीज है, वो फिजिकल चीज है तो मटेरियल चीज है, ट्रैक हो जाती है मशीन में ट्रैक हो जाएगा। वो कैसे मटेरियल हो सकती है वो चीज। हाँ, तो एवरीथिंग व्हिच इज कंटेंट बेस्ड इज मटेरियल इफ इट्स स्टोर्ड। कंटेंट है उसमें कंटेंट है तो इट इज स्टोर्ड। The only thing which is immaterial are the immaterial things themselves, like understanding and consciousness. But beyond those, if you're considering in terms of materialism, then thought is a material. प्योरली मटेरियल। It's purely material. It can be retrieved, or anything which is exchangeable. अगर मैं बात कर रहा हूँ और वो एक्सचेंज हो रहा है तो वो मटेरियल है भाई। जा तो सिग्नल के थ्रू रहे ना, है ना। तो वो मैं बीच में ही पकड़ सकता हूँ। मेरा थॉट मैं यहाँ पे पकड़ सकता हूँ हवा में ही, अगर यहाँ मशीन लग रखी है कि एक्चुअली मेरे सिग्नल्स क्या जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर ऑब्वियसली यहाँ पे अगर माइक लगा रखा है तो वो भी पकड़ लेगा। ठीक है, थॉट अगर एक्सचेंज कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो थॉट्स चाहे आप अपने आप से बातें करो या किसी और से बात करो, अब उनको क्या लगता है कि अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ तो रिट्रीवेबल नहीं है। अगर आप अपने आप से बात कर रहे हो तो वही बात इन एक्सपेरिमेंट आप किसी और से भी कर सकते हो। वो एकदम पॉसिबल है कि अगर आप अपने आप से जो भी बातें कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, तो वही बातें आप सामने वाले के साथ कर सकते हो। और वो कम्युनिकेशन के थ्रू अगर एक्सचेंज हो पा रहा है, थॉट इज कम्प्लीटली मटेरियल। तो थॉट का साइज होता है, और पर्टिकुलर ईईजी मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, हम लगा के ये बता सकते हैं कि थॉट का साइज भी कितना होता है, कितने केबीज का होता है, कितना बिट्स का होता है। अच्छा, हाँ, कि अभी कितना चल रहा है। देयर आर पर्टिकुलर वेव्स, अल्फा, बीटा, थीटा एंड गामा वेव्स इन द ब्रेन, जो बताती हैं, जिसमें स्पाइक्स उठती हैं कि अच्छा ये थॉट है तो यहाँ पे ये है ये। तो एक पर्टिकुलर थॉट का वो भी है, साइज भी है, प्रॉपर साइज है सिग्नल का कितना है। कि एवरीथिंग डीप डाउन इन डिस्क्रिप्शन इन विजिबल फॉर्म इज मटेरियल, एंड थॉट इज अ मटेरियल इन दैट सेंस। तो देयर इज अ साइज ऑफ थॉट। ये बात बिल्कुल ही वाहियात थी, एकदम गलत बात है। Looks beautiful, but basically it is ugly. I think these people